हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। अब हमने जो सीरीज़ की बात की थी वो आज से हम लॉन्च कर रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चनों के साथ आए हुए हैं, जिसका रीज़न ये है कि समय थोड़ा कम था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन निकलेंगे, तो आज इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपको स्क्रीन में दिखेगा, यदि अंतःप्रवाह बहिर्प्रवाह से ज़्यादा है, इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो, मतलब क्या? इनफ्लो, अगर हमारे पास बाहर से पैसा, मतलब हमारे देश के व्यक्ति बाहर से पैसा ज़्यादा कमा के ला रहे हैं और बाहरी व्यक्ति हमारे देश से पैसा बाहर ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो अंतःप्रवाह बहिर्प्रवाह से ज़्यादा है। अगर अंतःप्रवाह अगर हमारे पास ज़्यादा है तो क्या कंडीशंस होंगी? जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, या जीडीपी लेस देन जीडीपी, या जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, एंड ऑल ऑफ दिस क्या होगा? देखिए जीएनपी कैसे निकलती है। जीएनपी का सीधा सा सूत्र होता है जीडीपी प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हम जब कर रहे हैं, मतलब अंतःप्रवाह ग्रेटर देन है, अंतःप्रवाह ज़्यादा है, तो क्या होगा? यह कंडीशन पूछा जा रहा है। देखिए इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए जीएनपी अधिक है, जीएनपी, जीएनपी का सूत्र इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इक्वल टू इनफ्लो एंड माइनस वाई इक्वल टू आउटफ्लो। देखिए हमारे देश के जो देश हैं, जो लोग हैं, अंतःप्रवाह मतलब हमारे देश के लोग बाहर से जो ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर इन्होंने 3 कमा दिया और हमारे देश में जो बाहरी लोग हैं, बहिर्प्रवाह आउटफ्लो जो हो रहा है वो हो रहा है 2, तो क्या निकलेगा? 1। अब हमारी जीडीपी कुछ भी हो, अब मैं मान लेता हूँ हमारी जीडीपी 5 है, तो 5 प्लस 1 तो होगा ना, 4 मानो तो प्लस 1 होगा। तो जीडीपी, अगर जीएनपी ज़्यादा है तो जीडीपी ज़्यादा निकली ना। जीएनपी तो 5 थी, लेकिन जीडीपी ज़्यादा निकली ना, जीडीपी 6 होगी। तो ये कंडीशन कब आ रही है? तो ये कंडीशन तब आई, जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, ये कंडीशन तब आई जब इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो था। ये फ्लो, हाँ, एफ एल ओ डब्ल्यू, ये फ्लो है, मतलब अंतः प्रवाह बहिर्प्रवाह से ज़्यादा है। आप इस कंडीशन को समझ रहे होंगे ना। अब मैं इसीलिए अपोजिट बोल देता हूँ कि अगर बहिर्प्रवाह ज़्यादा है अंतःप्रवाह से, तो क्या कंडीशन होगी? मतलब आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो, फिर क्या कंडीशंस होगी? आपको वो भी आना चाहिए। तो उस टाइम जो कंडीशंस होंगी वो कंडीशन होगी जीडीपी लेस देन जीडीपी। अगर इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो है, मतलब अंतःप्रवाह और बहिर्प्रवाह बराबर है, मतलब हमारे देश के व्यक्ति बाहर जितना कमा रहे हैं, इस कमा कर ला रहे हैं, और उतना ही हमारे देश में बाहरी लोग कमा के ले जा रहे हैं। अगर दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब x5 है तो y भी 5 है, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी होगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यह कंडीशंस हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी और जीएनपी में संबंध क्या होगा? अब 3 कंडीशंस हैं। देखिए भारत में जीडीपी ज्यादा रहती है, मतलब भारत के प्रपेक्ष में बात करें कि भारत में जीडीपी ज्यादा रहती है, जीएनपी ज्यादा रहती है, या जीएनपी ज्यादा रहती, जीडीपी ज्यादा रहती है, जीएनपी रहती है, भारत की जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर रहती हैं, या उनमें से कोई नहीं? क्या ऑप्शन हो सकता है? अब सीधे ये मत सोच, ये नहीं सोचना है कि यार जीएनपी ही ज्यादा होती है। कई कई देशों में ऐसा होता है, वहां की जीडीपी ज्यादा होती है, कहीं जीएनपी ज्यादा होती है। तो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हमें तो पता है कि ऑप्शन भारत की जीएनपी ज्यादा होती है। भारत की जीएनपी ज्यादा क्यों होती है, हमें यह पता होना चाहिए। भारत की जीएनपी का मैंने अभी तो आपको एक सूत्र बताया था। अब जीएनपी ज्यादा कैसे हुई? हमारे देश के व्यक्ति बाहर बहुत जॉब करते हैं
और वहां से बहुत ज्यादा पैसा कमा के हमारे देश में लाते हैं। उसी प्रकार बाहर के देश के लोग हमारे देश में उतनी जॉब नहीं करते, हमारे देश से बाहर कमा के वो नहीं ले जाते हैं। हमारे देश के लोग बाहर ज्यादा जॉब करते हैं, तो उनको जब लेस किया जाता है तो हमारी तब जीएनपी ज्यादा निकलती है, क्योंकि जीएनपी निकलने का रीजन ये है क्या, हमारी जो इनफ्लो है वो ज्यादा है, अंतः प्रवाह ज्यादा है, इस कारण हमारी जीडीपी ज्यादा निकलती है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन और मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में एक कथन गलत है, उसको छाटिए। पहला कथन क्या कह रहा है? अवमूल्यन में किसी भी देश की सरकार आरबीआई के माध्यम से मूल्य में कमी करती है। देखिए, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, इनमें एक सामान्य सा अंतर है। अवमूल्यन कभी भी गवर्नमेंट करवाती है, माध्यम आरबीआई हो सकता है, लेकिन कराती जो है वह है सरकार। लेकिन मूल्यह्रास एक कंडीशन है, ये मार्केट पर आधारित रखती है। मार्केट में मांग और पूर्ति के कारण मूल्यह्रास आता है। जब मार्केट में मंदी आती है तो मूल्य अपने आप गिर जाते हैं, सामान नहीं बिक रहा है, नहीं बिकने के कारण उनके मूल्य इतने कम हो जाते हैं कि उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये हम लोग कर रहे हैं, हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। डिमांड नहीं करने के कई रीजन हो सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास सैलरी नहीं आ रही है, कई अन्य रीजन हो सकते हैं। लेकिन मांग, डिमांड नहीं होना, डिमांड ना होना और सप्लाई अधिक होना, या सप्लाई आप इतनी ज्यादा कर दे रहे हैं, तो इन 2 कंडीशन में से एक होगी, या तो हम डिमांड नहीं कर रहे हैं या सप्लाई कुछ ज्यादा कर रहे हैं। तो इन 2 कंडीशन के कारण मूल्य ह्रास होता है। डेप्रिसिएशन, याद रखें, डिवैल्यूएशन इसके कारण नहीं होता, डिवैल्यूएशन सरकार करती है, वो सरकार के कारण सरकार करती है, जो अभी ये आपको बताइए। लेकिन मूल्य ह्रास मार्केट करता है, और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के कारण ये होता है। तो इन रीजन में तो ये पहला कथन भी सही हो गया, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है? दोनों ही कथन सही है, सही बात, दोनों ही कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि मूल्य ह्रास सरकार करती है, डेप्रिसिएशन सरकार नहीं करती है, ये मार्केट करता है। तो याद रखिए, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन आ सकता है, डेप्रिसिएशन किसके कारण होता है? डेप्रिसिएशन मार्केट के कारण होता है। तो मार्केट में जो अगर हम या तो सप्लाई ज्यादा कर दें या हम डिमांड कम कर दें, तो इन 2 कंडीशन में जो भी कंडीशन होगी उसके कारण ये कंडीशंस आएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा, तो करते हैं ट्राई। तो मेरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं, अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कि राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि का उपयोग में से कौन सा कथन सही है? देखिए, तो आप पहले आंसर दीजिए, इन तीनों में कौन सा आंसर होगा? एनडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस, इन 4 कंडीशन से कौन सा कंडीशन सही होगा? वो 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, आंसर इज 1। वन या 3 बताइए, इन दोनों में से एक आंसर है, बताइए कौन सा होगा? एनडीपी मार्केट प्राइस पे होगा या एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे होगा? तो इसका आंसर होगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। कैसे? राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से होती है। देखिए, व्यय विधि बहुत समझने वाला टॉपिक है, और मूल्य वर्धित, और तीसरी होती है आय विधि। ध्यान से सुनना इसको। देखिए, ये 2 की कंडीशन एक होती है
और इसकी कंडीशन एक जैसी होती है, लगभग इन दोनों का मान एक जैसा रहता है। इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में लगा मान के चलना। और ये दो निकलती हैं किस में, ग्रॉस में। देखिए ये दो कभी भी निकलती हैं ग्रॉस में, ये GDP, GVA, और ये निकलती है नेट, NDP। ठीक है, लेकिन ये किस में निकलेगी, ये दो निकलेंगे मार्केट प्राइस पे और ये निकलेगा फैक्टर कॉस्ट पे। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आय की जो आय विधि है, आय विधि में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है। और फैक्टर कॉस्ट पे क्यों निकलती है, सब मार्केट कॉस्ट पे निकलने हैं, फैक्टर कॉस्ट पे क्यों निकलती है। आय विधि की बात कर रहा है, वो इनकम की बात कर रहा है। इनकम का मार्केट से कोई रिलेशन नहीं होता है, इनकम का फैक्टर कॉस्ट से रिलेशन होता है। ये दिमाग में रखिए कि इनकम का मार्केट प्राइस से लेकिन वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो हमारा मेथड है उसका मार्केट से रिलेशन होता है, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, सब्सिडी माइनस होती है। व्यय विधि, व्यय का भी जो कितना व्यय किया गया इसका भी मार्केट से रिलेशन होता है। तो ये चीज याद रखिए आप, उसका मार्केट, इन दोनों का मार्केट। लेकिन ये नेट पे क्यों निकलती है और वो ग्रॉस पे क्यों निकलती है। हम नेट कैसे निकलता है, नेट को हम डेप्रिसिएशन घटा के हम नेट, अगर हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हमको घटाते हैं तो हमारा, देखिए इनकम में डेप्रिसिएशन का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन इनकम में का कोई मतलब नहीं कहा जाता है। लेकिन ग्रॉस हमारा जो व्यय विधि है, मूल्य वृद्धि, इसमें हम टोटल में निकालते हैं। ठीक है, हमारी यहां पर ग्रॉस पे निकलेगा और आय विधि हमारी किस पे निकलेगी, नेट पे निकलेगी। यहां पर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका मैं मानता हूं कि ये 3 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बेशक मैं एक्सप्लेन इसको ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने का रीज़न ये नहीं है क्योंकि ये सीरीज हमारे MCQ की है। अगर आपको लगे कहीं पर कुछ तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कुछ वीडियो के माध्यम से, आप मुझे कमेंट में शेयर कर देना। अब हम आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं कि आज का जो लास्ट क्वेश्चन क्या है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, रियल वैल्यू निकालने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो इन तीनों में से आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा होगा। GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड ऑन मार्केट प्राइस हो गई, या GDP मार्केट प्राइस पे होगी, या NDP फैक्टर कॉस्ट पे होगी, या ऑल ऑफ दिस। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, GVA मार्केट प्राइस और GDP मार्केट प्राइस लगभग इनका मान इक्वल आता है, ये यार इस चीज को दिमाग में रखिए। लेकिन इन दोनों में अगर रियल वैल्यू की बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, GDP मार्केट, सॉरी, GVA मार्केट प्राइस की। क्योंकि GVA मार्केट प्राइस को रियल वैल्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर स्तर पर इंक्लूड की गई होती है, तो उस पर इसकी जांच अच्छी तरीके से हो जाती है कि हर स्तर पर इसको जितनी उसकी वैल्यू है वह एडिट की जाती है, तो उसमें सही तरीके से टैक्स लग जाता है। तो रियल वैल्यू के लिए हम अगर क्वेश्चन आए तो एक्चुअल में रियल वैल्यू किस मेथड के कारण निकलती है, तो वो GVA मार्केट प्राइस पे निकलती है। तो आज के सेशन पर सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में अपनी बातें रखें कि अगर कमेंट करेंगे आप तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे क्या करना चाहिए, कितने क्वेश्चन लाने चाहिए, ये इनफ हैं, या मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लाने चाहिए, या एक्सप्लेनेशन कम करना चाहिए, या एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा करना चाहिए। आप ये सब मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट पर लिख सकते हैं। मैं आपके मैसेज का वेट करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड AIU इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।